चलिए अब हम लोग बात करेंगे इमल्शन इनस्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी तो आप लोगों ने देखा है, इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या क्या होता है कि इमल्शन को कैसे स्टेबल रखा जाए, और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इमल्शन इनस्टेबिलिटी। यानी इमल्शन में क्या क्या इनस्टेबिलिटी आ सकती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो द इंस्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शन में बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। यानी ये जो क्लासिफाइड हैं ये हमारे क्या हैं, इनस्टेबिलिटी हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, फ्लोकुलेशन एंड क्रीमिंग। फ्लोकुलेशन एंड क्रीमिंग, जैसा कि आप लोग उसमें पढ़े थे सस्पेंशन में, फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड। तो फ्लोकुलेटेड से आप लोग परिचित हैं कि फ्लोकुलेटेड क्या होता है, तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे भी। दूसरा होता है कोलेसेंस एंड ब्रेकिंग, और तीसरा है फेज इन्वर्जन, और चौथा है मिसलेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी अगर इमल्शन में किसी प्रकार का फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाता है तो उसके द्वारा भी वो इनस्टेबल होता है। फेज इन्वर्जन यानी हमारा जो इमल्शन है उसका फेज इन्वर्जन हो जाता है, यानी ऑयल इन वाटर हम इमल्शन बना रहे हैं तो वो वाटर इन ऑयल हो जाए, ठीक है। कोलेसेंस एंड ब्रेकिंग, उसमें कोलेसेंस या ब्रेकिंग आ जाए, या उसमें फ्लोकुलेटिंग हो, क्रीमिंग हो, तो इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, सबको समझ लेंगे। मेन रूप से यही 4 चीज़ें आप लोग को समझनी है। अगर इसको आप लोग समझ जाएंगे तो पूरा आप लोग को इमल्शन स्टेबिलिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो फिगर है आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा इमल्शन है, और इसमें ये जो ग्लोब्यूल्स आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक स्टेबल इमल्शन है, इसमें ये ग्लोब्यूल्स हैं। ये दूसरा फिगर आप लोग को दिख रहा है, इसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं ये ऊपर के तरफ ऐसे इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। ये जो ग्लोब्यूल्स हैं सब ये ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे क्रीमिंग। दूसरा, इसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ऐसे नीचे बैठ गए हैं, तो इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। तीसरा, इसमें जो हमारे ग्लोब्यूल्स हैं वो बड़े साइज के हो गए हैं, ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलेंगे कोलेसेंस। और इसमें जो है फ्लोकुलेशन, इसमें जो हमारे ग्लोब्यूल्स हैं आपस में गुच्छेनुमा बना लिए हैं, ठीक है। ऐसे गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से दिख रहा है, ये हमारा स्टेबल इमल्शन है जिसमें ये कंटिन्यूअस फेज है, और ये हमारे जो ग्लोब्यूल्स हैं पूरे यूनिफॉर्म तरीके से पूरे इमल्शन में डिस्पर्ज हैं। अब पहला इनस्टेबिलिटी क्या आता है, क्रीमिंग। तो क्रीमिंग में क्या होता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं मिल्क का क्रीम क्या होता है, मिल्क के ऊपर, सतह के ऊपर ऐसे तैरता रहता है, तो उसको बोलेंगे कि क्रीमिंग। तो क्रीमिंग में क्या होता है कि हमारा ये इमल्शन है, ठीक है, और इसके जो भी ग्लोब्यूल्स हैं, यानी जो भी ऑयल्स के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ एक जगह यहाँ पे ऊपर सतह पे इकट्ठा हो जाएं, ठीक है। अगर सभी ग्लोब्यूल्स ऊपर की तरफ यहाँ पे एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हम बोलेंगे कि उसमें क्रीमिंग हो गया, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो इनस्टेबल हो जाएगा, यानी हमारा जो इमल्शन होगा वो खराब हो जाएगा। अब हम अगर इस तरह से सारे ग्लोब्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सबसे पहले लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, और ये इसमें हमारा कोई भी ऑयल्स नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से वो हमारा इमल्शन खराब हो गया। दूसरा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट होने का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि नीचे बैठ जाना, तो इस प्रकार के इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, हमारा ये स्टेबल इमल्शन है, और अगर सारे ग्लोब्यूल्स, ठीक है, सारे ग्लोब्यूल्स हमारा जाके और नीचे नीचे बैठ जाएं तो उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन।
अगर ये भी हो जाता है तो भी हम बोलेंगे कि हमारा इमल्सन क्या है, इनस्टेबल हो गया, ठीक है, यानी खराब हो गया। तीसरा चीज़ आता है फ्लोकुलेशन। जैसा कि आप लोग सस्पेंशन में पढ़े थे कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। जो फ्लोकुलेटेड होता है तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं तो वो अपन ऐसे गुच्छानुमा हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। और जो डीफ्लोकुलेटेड होता है वो ऐसे चारों तरफ फैले रहते हैं। तो फ्लोकुलेशन का मतलब होता है फ्लॉक्स बना लेना, यानी आपस में गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में ऐसे गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लिए हैं, ठीक है। तो जब गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। और जिससे कि क्या होगा कि इसका जो साइज हो, जो ग्लोब्यूल्स का साइज होगा वो आपस में सबके मिल जाने से क्या होगा, ये थोड़ा भारी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, जिससे कि इसका सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा और ये जल्दी नीचे बढ़ जाएगा। या ऐसे भी ये हमारा यूनिफॉर्म नहीं रह गया है, तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो इमल्सन है वो इनस्टेबल हो गया है। अब इसकी बात करेंगे कोलेसेंस। कोलेसेंस में आप लोग देख रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर बस ये है कि इसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ये जैसे ग्लोब्यूल्स हैं तो बस ये आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब ग्लोब्यूल्स अपने अपने अलग हैं, ठीक है, यानी सबका अपना अपना साइज अलग है। सब बस ये क्या है, आपस में गुच्छानुमा जाके सटे हुए हैं। लेकिन जब यही ग्लोब्यूल्स ऐसे चिपक के और एक बना लें, तो जब यही इमल्सन जैसे आपस में चिपके हुए हैं और ये सब आपस में मिलके और एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बना ले, यानी इस तरह से ये आपस में चिपके हुए हैं लेकिन सब ग्लोब्यूल्स अलग अलग हैं, लेकिन इसमें सब आपस में मिलके और बड़ा ग्लोब्यूल्स बना लिए हैं। तो अगर उस तरह का वो होता है तो उसको बोलेंगे कोलेसेंस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्लोब्यूल्स अगर ऊपर सतह पे चले जाएं तो उसको बोलेंगे क्रीमिंग, नीचे अगर बैठ जाएं तो उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अगर आपस में फ्लॉक्स बना लें यानी आपस में गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर बना लें तो उसको बोलेंगे फ्लोकुलेशन। और ग्लोब्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बना लें तो उसको बोलेंगे कोलेसेंस, ठीक है। अब फ्लोकुलेशन देखेंगे, समझेंगे फ्लोकुलेशन में क्या है। Flocculation. The small spheres of oil joins together to form clumps of flocks. यानी जो स्मॉल स्पेयर ऑफ ऑयल्स, यानी इसकी बात कर रहा है, जो स्मॉल स्पेयर ऑफ जो ऑयल्स हैं वो ज्वाइन टुगेदर यानी एक साथ ज्वाइन कर लें और फॉर्म क्लम्प्स, और क्लम्प्स यानी या फ्लॉक्स का निर्माण करें, विच राइज द सेटल इन द इमल्सन मोर रैपिडली दैन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब क्या कह रहा है कि जब स्मॉल स्पेयर आपस में टुगेदर एक साथ क्या कर लें, ज्वाइन कर लें और एक फ्लॉक्स का निर्माण कर लेंगे तो ये क्या होंगे, इसकी अपेक्षा देखिए यहाँ पे ये सब अलग अलग हैं और यहाँ पे क्या कर लिए हैं, आपस में ये ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा इसका क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा, इसका साइज ज़्यादा है, तो जो नीचे बैठने की गति है इसकी कम होगी, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, जल्दी नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ये जल्दी नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो जिससे कि ये हमारा जो इमल्सन होगा वो इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्रीमिंग, क्रीमिंग क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोक्यूल्स, ठीक है, जो फ्लोक्यूल्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन होते हैं ऑफ द इंटरनल फेज। इंटरनल फेज क्या यानी डिस्पर्ज फेज, ठीक है, इसको डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज फेज को ही इंटरनल फेज बोलेंगे। फॉर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड लेयर, ठीक है, यानी वही सेडिमेंटेशन या क्रीमिंग, ठीक है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड लेयर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ
इंटरनल फेज, यानी इंटरनल फेज की डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी कम रहेगी तो वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ एक जगह ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर डेंसिटी कम रहेगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, यानी जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे फ्लोक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका इंटरनल डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी के आधार पे ये अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या होंगे, इंटरनल फेज अपवर्ड या डाउनवर्ड लेयर बना लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रीमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका एक इक्वेशन है जो कि पेपर में लगभग पूछ भी लेता है, लगभग कभी कभी, स्टोक्स, जिसको हम स्टोक्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्रीमिंग प्रोसेस। तो क्रीमिंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इसका है dx अपान dt, ये स्ट्रक्चर है, इजिकल टू d2 ब्रैकेट में pi माइनस pe g अपान 18n। ये स्टोक्स इक्वेशन होता है जिसमें dx अपन dt क्या है, रेट ऑफ सेटिंग, यानी ये क्या प्रदर्शित करेगा, रेट ऑफ सेटिंग, यानी कि कितना नीचे वो नीचे जो ग्लोब्यूल्स हैं कितना नीचे तेज गति से बैठ रहे हैं, उस रेट को बताएगा। d क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये ग्लोब्यूल्स हैं तो इसका डायमीटर क्या है, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके डायमीटर को ये d डोनेट कर रहा है। ये क्या है, p, डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। तो ये जो pi, i से मतलब इंटरनल और इससे एक्सटर्नल, तो जो p है ये इंटरनल फेज की डेंसिटी को बता रहा है, यानी डिस्पर्ज फेज की डेंसिटी को, और pe जो है वो एक्सटर्नल फेज की डेंसिटी को बता रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस फेज के डेंसिटी को, ठीक है। जी आप लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है कांस्टेंट है, और एन विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो एन है वो विस्कोसिटी है, यानी उस मीडियम यानी जो उसमें कॉन्टिन्यूअस फेज होगा उसका डेंसिटी क्या है, उसका ये है। तो हम इस पे सब जो जो चीज़ें हमको पता रहेंगी सब रखेंगे तो हमारा ये सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखिए इसमें फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ग्लोब्यूल साइज, यानी जो हमारा इमल्सन है तो इस जो ग्लोब्यूल के जो साइज हैं वो हमारा अफेक्ट करता है। अगर क्या कह रहा है कि ग्लोब्यूल साइज बड़ा रहेगा, ठीक है, यानी ग्लोब्यूल साइज जितना बड़ा रहेगा तो क्रीमिंग उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्लोब्यूल साइज जितने बड़े रहेंगे उतना ही क्रीमिंग ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इमल्सन में आप लोग सस्पेंशन में भी पढ़े थे कि पार्टिकल साइज जितना ही फाइन रहेगा वो सस्पेंशन उतना ही स्टेबल होता है, वही नियम इसमें भी लागू होता है। इमल्सन के ग्लोब्यूल्स जितने भी फाइन रहेंगे वो उतना ही स्टेबल इमल्सन होगा, यानी अगर ग्लोब्यूल्स के साइज अगर बढ़ेंगे तो उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, उसमें क्रीमिंग तुरंत काज होने लगेगा। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज, यानी ये ऑयल और ये वाटर, ठीक है, इन दोनों का डेंसिटी भी अफेक्ट करता है क्रीमिंग में। तो क्या होगा, Pi माइनस Pe, यानी इंटरनल फेज का डेंसिटी माइनस एक्सटर्नल फेज का डेंसिटी अगर 0 आता है, यानी इंटरनल फेज का डेंसिटी 2 है और एक्सटर्नल फेज का भी डेंसिटी 2 है, तो ये क्या आएगा 0। तो dx अपन dt क्या होगा, वो भी 0 होगा, यानी सेडिमेंटेशन रेट 0 होगा, यानी उसमें उसका सेडिमेंटेशन नहीं हो पाएगा। यानी जितना डेंसिटी वाटर का है उतना डेंसिटी अगर ऑयल का भी रहेगा तो जो ऑयल्स के ग्लोब्यूल हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, Pi माइनस Pe, यानी डेंसिटी ऑफ इंटरनल माइनस
डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल अगर निगेटिव आता है, मान के चलिए कि डेंसिटी ऑफ इंटरनल 3 है और डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल 1 है, तो नहीं ये 3 है और 2 है, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ इंटरनल 2 है और ये बढ़ गया 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो निगेटिव में आ गया। तो जब ये निगेटिव में आएगा तो वेलोसिटी अपवर्ड क्रीमिंग, तो जो क्रीमिंग होगा वो अपवर्ड हो जाएगा, यानी जो ग्लोब्यूल्स होंगे सब ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे सतह पे ऐसे ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ हमारा क्रीमिंग काज हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा कि डेंसिटी ऑफ इंटरनल माइनस डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल पॉजिटिव आता है, यानी मान लीजिए कि ये 2 है इंटरनल वाला, यानी ऑयल का डेंसिटी 2 है, अगर वाटर का डेंसिटी 1 है तो 2 - 1 1, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो डाउनवर्ड क्रीमिंग, ठीक है, यानी अगर वाटर का डेंसिटी कम होगा इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो क्या है जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे बैठने लगेगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ आके और ये स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा नीचे, यानी सेडिमेंटेशन काज हो जाएगा, सारे ग्लोब्यूल्स नीचे आके बैठ जाएंगे और वो हमारा नीचे क्रीमिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, कांस्टेंट हाउएवर सेंट्रीफ्यूगेशन इज अप्लाइड, जो ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट होता है जब तक कि उस पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई न करें। वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी क्रीमिंग उतना ही कम होगा, ठीक है, यानी उसका जितना ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी उतना ही उसका क्रीमिंग कम होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्रीमिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो ग्लोब्यूल्स हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो इकट्ठा हो जाते हैं, यानी तो उसको हम क्रीमिंग बोलेंगे। ऊपर की तरफ कब इकट्ठा होंगे, जब ऑयल्स का कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ क्रीमिंग हो जाएगा। जब ग्लोब्यूल्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे और वाटर के कंसंट्रेशन कंटिन्यूस फेज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो नीचे क्रीमिंग हो जाएगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन एक बराबर होगा तो वो किसी प्रकार का कोई सेडिमेंटेशन काज नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोलेसेंस की। कोलेसेंस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच इमल्सिफाइड पार्टिकल्स मर्ज विथ ईच टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जो इस प्रोसेस में इमल्सिफाइड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी जो इमल्सिफाइड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। यानी मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तीनों आपस में मर्ज होके यानी आपस में मिल के एक बड़ा पार्टिकल बना ले। जैसा कि आप लोग को फिगर में दिखाया गया है कि ये है और एक ये है, दोनों आपस में पहले क्या हुए, कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक ग्रोथ, यानी ये आपस में देख रहे हैं अभी ये अलग अलग है लेकिन इसका जो सिरा है वो टूट गया है, और उसके बाद धीरे धीरे ये एक दूसरे में समाहित हो गए यानी एक दूसरे में मर्ज हो गए और एक बड़ा कोलेसेंस बना लिए हैं। तो इस तरह के ब्रेकिंग में क्या होगा, आप लोगों ने फ्लोकुलेशन देख लिया, क्रीमिंग देख लिया, कोलेसेंस देख लिया। अब नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा ब्रेकिंग। ड्यू टू कोलेसेंस, यानी कोलेसेंस जब मर्ज हो जाता है, एंड क्रीमिंग कंबाइंड, जब कोलेसेंस और क्रीमिंग दोनों को कंबाइंड करेंगे, द ऑयल सेपरेट कंप्लीटली फ्रॉम वाटर। यानी यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल और वाटर का मिक्सचर है और ऑयल और वाटर दोनों आपस में क्या है, एकदम अलग हो गए हैं, ठीक है। यानी आप लोग को ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, सो दैट इट फ्लोट्स एट द टॉप ऑन ए सिंगल कंटिन्यूअस लेयर। यानी ये कंटिन्यूअस लेयर के ऊपर टॉप पे ऐसे कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, फ्लोट्स कर रहा है, यानी ये ऊपर पूरा तैर रहा है। तो इस तरह की स्थिति को कहेंगे ब्रेकिंग, यानी वो आपस में
जो हम इमल्सन बनाए थे और जो ये ग्लोब्यूल्स बना था वो सब टूट गया। टूट के जाने के बाद क्या होगा, फिर जो हमारा ऑयल होगा वो ऊपर चला गया और जो वाटर है वो नीचे आ गया, यानी दोनों का जो दोनों मिले थे वो आपस में अलग हो गए। तो इस तरह के बोलेंगे ब्रेकिंग। अब क्रीमिंग और ब्रेकिंग में अंतर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रीमिंग एंड ब्रेकिंग। तो क्रीमिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लेयर, यानी क्रीमिंग में जो हमारे ग्लोब्यूल्स होते हैं या तो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं या नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इमल्सन टू अपवर्ड ऑयली लेयर्स एंड डाउनवर्ड एक्वस लेयर। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें जो होंगे जो इमल्सन होंगे या तो ऊपर की तरफ, जो ग्लोब्यूल्स होंगे या तो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे या ये नीचे की तरफ जो ग्लोब्यूल्स हैं इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्रीमिंग। लेकिन इसमें मान लीजिए ये ग्लोब्यूल्स हैं और ये फिर ऐसे हो गए, यानी ये नीचे वाटर हो गया और ये ऊपर वायल हो गया, यानी दोनों एक दूसरे से एकदम सेपरेट हो गए। ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ही ऊपर या नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरे से सेपरेट हो गया, ये वाटर हो गया और ये ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अंतर होता है। ये रिवर्सिबल होता है, यानी ऊपर इकट्ठा हो गया है फिर इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये एक स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है। अब ये अलग हो गया तो फिर वो आपस में जल्दी मिलेगा नहीं ऐसे हिलाने पे, ठीक है। पार्शियल आर नो कोलेसेंस, इसमें जो कोलेसेंस होता है वो नहीं होता है, यानी इसमें आप लोग देखेंगे जो ग्लोब्यूल्स होता है वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग होते हैं। आपस में नीचे या ऊपर तो हैं लेकिन सारे ग्लोब्यूल्स आपस में अलग अलग हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट फ्यूजन होता है, यानी इसमें कंप्लीट फ्यूजन, सब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में सब मिल गए और ऑयल के लिक्विड मॉलिक्यूल्स सब आपस में मिलके और पूरा एकदम अलग अलग हो गए। तो ये अंतर होता है क्रीमिंग और ब्रेकिंग में। कोलेसेंस एंड ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन, लास्ट हम लोग देखेंगे रहेंगे इसमें फेज इन्वर्जन क्या होता है। फेज इन्वर्जन का मतलब कि फेज ही बदल जाना है, यानी हम बना रहे हैं ऑयल इन वाटर और बन जाए वाटर इन ऑयल, तो इस स्थिति को बोलेंगे फेज इन्वर्जन। इसमें क्या है, इन फेज इन्वर्जन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन चेंज इनटू वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी हम बना रहे हैं ऑयल इन वाटर जिसमें ऑयल की मात्रा कम है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, और ऑयल डिस्पर्स फेज है और वाटर कंटिन्यूस फेज है, लेकिन बनाते बनाते हम ऐसा कर दिए कि वो वाटर इन ऑयल हो गया, यानी वाटर की मात्रा कम हो गया और ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे फेज इन्वर्जन। इट इज़ ए फिजिकल इंस्टेबिलिटी, यानी ये फिजिकल इंस्टेबिलिटी होता है। ये कैसे होगा, मान लीजिए हम यहाँ बना रहे हैं कौन सा, ऑयल इन वाटर, तो ये हमारा वाटर हो गया, हम इसमें ऑयल मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऑयल मिलाते 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 जो ऑयल की मात्रा है, ठीक है, ऑयल की मात्रा है वो इतना मिला दिए कि ऑयल का मात्रा ज़्यादा हो जाए और वाटर का मात्रा कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत वाटर इन ऑयल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। इट मे बी ब्रॉट अबाउट बाई द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम किसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करते हैं तो भी हमारा ये फेज इन्वर्जन का हो सकता है, जैसे कि एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इनटू ऑयल इन वाटर इमल्सन। अगर कोई ऑयल इन वाटर इमल्सन है और उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो फार्म्ड बाय सोडियम स्टीयरेट, जो सोडियम स्टीयरेट के द्वारा फार्म है, कैन बी इन्वर्टेड इन वाटर इन ऑयल, तो वो ऑयल इन वाटर जो इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल में चेंज हो सकता है। बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, फेज वॉल्यूम रेशियो यानी वही रेशियो, जिससे मान लीजिए कि ये रेशियो है ऑयल 1 और 2 का है, लेकिन हम इसको मिलाते मिलाते क्या कर दिए, ये 2 हो गया और ऑयल 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा, यानी वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर से वाटर इन
ऑयल हो जाएगा। बाई टेम्परेचर चेंजेज, यानी टेम्परेचर अगर मान लीजिए हम बढ़ा दिए तो उसमें ऑयल जैसे ग्लोबुल्स के तौर पे हैं, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ के और वाटर से ज़्यादा हो गया और उसका फेज इन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से फेज इन्वर्जन हो जाता है। फेज इन्वर्जन को मिनिमाइज कैसे करेंगे, मतलब कैसे इसको हम रोकेंगे फेज इन्वर्जन को, ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम ऑयल इन वाटर बना रहे हैं और वो उसका फेज इन्वर्जन होकर वाटर इन ऑयल हो गया, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर इमल्सिफाइड एजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन, यानी हम एक प्रॉपर इमल्सिफाइड एजेंट का यूज करके एडिक्वेट कंसंट्रेशन में हम उसको फेज इन्वर्जन को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज बिटवीन 30 से 60%, यानी जो डिस्पर्स फेज है, यानी इसका वो जो कंटिन्यूअस फेज है उसकी अपेक्षा 30 से 60 के बीच में रखना चाहिए, यानी अगर 60 से ज़्यादा होगा तो फेज इन्वर्जन का चांस बढ़ जाएगा। तो हम जो डिस्पर्ज फेज है उसका जो कंसंट्रेशन रखेंगे वो 30 से 60% रखेंगे। स्टोरिंग द इमल्सन इन कूल प्लेस, जो इमल्सन होगा उसको हम किसी कूल प्लेस पे स्टोर करेंगे, जिससे कि वो क्या होगा, जो फेज इन्वर्जन है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये इमल्सन है, इमल्सन में आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं और ये वाटर है। फर्दर एडिशन ऑफ इंटरनल ड्रॉपलेट्स फेज, यानी ये हैं ग्लोब्यूल्स आप लोग को दिख रहे हैं और इसको हम और मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्लू कलर का दिख रहा है आप लोग को और ये रेड कलर का कंटिन्यूअस फेज, तो मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो रेड वाला है वो ग्लोब्यूल्स में चेंज हो गया है और जो ब्लू वाला है जो ग्लोब्यूल्स में था वो कंटिन्यूअस फेज में चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमारा फेज इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। क्रैक हो जाना, When an emulsion crack during preparation, यानी अगर हम इमल्सन को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस दौरान इमल्सन अगर क्रैक हो जाता है तो डैट इज द प्राइमरी इमल्सन डज नॉट बिकम वाइट, तो हमारा जो प्राइमरी इमल्सन होगा वो क्या होगा, डज नॉट बिकम वाइट बट एक्वायर्स एन ऑयली ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस। वाइट तो नहीं होगा लेकिन ये ऑयली ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस देगा। इन सच अ केस it is impossible to dilute the emulsion nucleus with water and the oil separates out। तो इस केस में ये इम्पॉसिबल होता है कि हम जो इमल्सन है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर लें और वाटर को हम ऑयल को अलग कर सकें, वो अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ इमल्सन कैन बी ड्यू टू, यानी क्रैकिंग ऑफ इमल्सन कब होता है, तो पहला है एडिशन ऑफ एन इनकम्पेटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी हमको इमल्सन बनाते समय ये ध्यान देना होगा कि उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो हमारे उस इमल्सन के लिए कंपेटिबल है या नहीं है। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट इनकम्पेटिबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट सॉप प्लस डाइवेलेंट सॉप। अगर क्या है, मोनोवैलेंट सॉप और डाइवेलेंट सॉप, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या है, दोनों में इनकम्पेटिबल होता है। जब दोनों इनकम्पेटिबल होगा तो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा और उसमें क्रैकिंग काज कर देगा। दूसरा क्या है, केमिकल और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका केमिकल या माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उस स्थिति में भी हमारा इमल्सन में क्या होता है, क्रैकिंग आ जाता है। फिर एक्सपोजर टू इंक्रीज द रिड्यूस टेम्परेचर, चौथा क्या है, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, यानी किसी हम कॉमन सॉल्वेंट को अगर ऐड करते हैं तो उस स्थिति में भी क्रैकिंग हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि
इमल्सन में हम लोग कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद HLB सिस्टम यानी HLB यानी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि HLB स्केल हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है टू द सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, और कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे कि कब हम कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट को चूज कर। और जैसा कि आप लोग देखेंगे, हायर द HLB हायर द हाइड्रोफिलिसिटी, यानी HLB स्केल जितना ही ज़्यादा होता है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी उतना ही ज़्यादा होती है। और उसी क्रम में उसको मतलब हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग और लिपोफिलिक का मतलब ऑयल लविंग, यानी ऑयल और वाटर को हमको क्या करना है, मिक्स करना है, तभी तो इमल्सन तैयार होगा। तो ऑयल एंड वाटर को कैसे मिक्स करेंगे, उसमें दोनों को जब बैलेंस करेंगे तभी वो मिक्स हो पाएगा। तो कब किसका हम किस इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे, जब हम HLB सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।